अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानात सर पर हैं, तो आज हम अपने पास पेपर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 3247 का पेपर 1 यानी P1 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये पास पेपर हमने 2024 का जो है मई जून का पेपर है जो हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले स्क्रीन पे हमारे सामने हमारी जो है वो टॉप शीट है और सारी हदायत बड़ी क्लियर हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों ज़ुबानों में है। हमने जो है सब सवालात हल करने हैं। ये पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग का टाइटल है इसका और 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है। अच्छा जी, हम इसमें ब्लैक या ब्लू पेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का इरेज़र हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमें अपना सेंटर नंबर नेम जो है वो सब कुछ लिखना है जो मखसूस जगह हैं और किसी भी बार कोड के ऊपर नहीं लिखना। किसी किस्म की कोई लुगत या डिक्शनरी जो है वो हमें पेपर में नहीं मिलेगी, हमारे पास नहीं हो सकती। और ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। हर क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में हमारे पास उसके नंबर भी मौजूद हैं। पेज नंबर 2 और 3 हमारे सामने हैं। पहला सवाल है, पार्ट 1 है रीडिंग के पेपर का। ये कॉम्प्रिहेंशन है जो कि हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि मुदर्रज ज़ैल इबारत को पढ़िए और फिर दिए गए सवालों के जवाबात जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। अब अहम बात यह है कि आंसर आपके अपने अल्फाज में होने चाहिए। ये सवाल में बहुत क्लियर हमें बता दिया गया है। तो हम देखते हैं कि ये ट्रैफ़िक के मौजू पर जो है ना, इसका मौजू ट्रैफ़िक के मसाइल हैं। अब ट्रैफ़िक के मसाइल हम कमोबेश जानते हैं कि इस नौइयत के हो सकते हैं, ठीक है। और हम जब अपनी रूटीन में घर से निकलते हैं तो हम में से तकरीबन सभी लोग किसी न किसी तरह इन मसाइल का सामना करते हैं, इन मसाइल से निमटते हैं, इनसे निकलते हैं, इनका कोई ना कोई हल होता है। इनकी वजह से कभी कोई ज़हनी परेशानी और ऐसी सूरत हाल भी जो है वो भी फेस करते हैं। टेक्स्ट जो है ना, अब कॉम्प्रिहेंशन के बेटा 2 तरीके हो सकते हैं। आप पहले टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़कर भी टेक्स्ट की तरफ आ सकते हैं। दोनों तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत हमने ध्यान में रखनी है कि जितने नंबर का सवाल होगा हमारे जवाब में उतने पॉइंट्स होने चाहिए। सवालनामे की तरफ आते हैं। यहाँ पे फिर हम देखें कि हमें बताया गया है कि हमने सवालों के जवाब उर्दू में और जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखने हैं। तो ये अपने अल्फाज में लिखने वाली बात जो है ये हमने जहन में रखनी है, ये बहुत अहम है। हर सवाल के साथ उसके नंबर भी दिए गए हैं। पहला सवाल जो है, पहले पैराग्राफ के मुताबिक ट्रैफ़िक के मसाइल पैदा होने की क्या वजूहात हैं। 4 बातें हमने इसमें लिखनी है और 4 नंबर का सवाल है। आपने देखा कि सवाल के सामने मेंशन है कि 4 बातें लिखिए, इसी तरह दूसरे सवाल के सामने 3 बातें, फिर तीसरे सवाल के सामने 4 बातें, जितने नंबर हैं मेंशन किया गया कि इतनी बातें लिखिए। ऐन मुमकिन है कि पेपर में सवाल के सामने मेंशन ना भी किया गया हो कि इतनी बातें लिखें। उस सूरत में हमें नंबर देखकर पता चलेगा कि ये सवाल इतने नंबर का है तो हमने उसमें इतनी बातें बतानी है, इतने पॉइंट्स हमने इसमें बताने हैं। दूसरा सवाल देखते हैं कि कराची और लाहौर को ट्रैफ़िक के किन मसाइल का सामना है। 3 बातें हम बताएंगे। फिर तीसरा सवाल है, इमरान अली के मुताबिक वक्त के साथ साथ लोगों के रवैये में क्या तब्दीली आई। ये इमरान अली लाजमन इस टेक्स्ट में जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का है उसमें कोई किरदार होगा, उसके हवाले से है सवाल हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि चौथा सवाल जो कि पेज नंबर 5 पर है कि इबारत के मुताबिक ट्रैफ़िक शहरी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होती है। 4 बातें। पाँचवा सवाल है कि ट्रैफ़िक के मसाइल पर काबू पाने में माजिद हुसैन की तजावीज़ कहाँ तक मुफीद हैं। 4 बातें लिखनी है। हम देख रहे हैं कि अभी तक सब सवालात जो हैं वो टेक्स्ट में से ही आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें अभी तक हमारी राय मांगी गई हो। सवाल नंबर 6 है कि याकूब खान की राय में ट्रैफ़िक के मसाइल के हल में आवाम की मदद क्यों ज़रूरी है। यहाँ भी 4 बातें हमने बतानी हैं, 4 नंबर का सवाल है। फिर सवाल नंबर 7 है कि आपके ख़्याल में, अब जहाँ आ गया आपके ख़्याल में, तो ये सवाल जो है ये आपकी राय पर मबनी होगा कि आपके ख़्याल में आखिरी पैराग्राफ मनफी है या मस्बत और क्यों। कि पहले तो हम ये बताएंगे कि आप क्या राय रखते हैं कि वो पैराग्राफ जो टेक्स्ट का आखिरी पैराग्राफ है वो मस्बत है या मनफी। मनफी आपको पता है नेगेटिव, मस्बत पॉजिटिव। और अगर मनफी है तो क्यों, और अगर मस्बत है तो भी क्यों। तो 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर हमें मिलेगा मनफी या मस्बत जो भी हम जवाब देते हैं, जो भी हम राय रखते हैं, और दूसरा नंबर मिलेगा कि वो राय क्यों है हमारी, उस पर होगा।
जवाबात की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ सजेस्टेड आंसर्स आपके सामने हैं कि जैसे सवाल नंबर 1 था, उसका जवाब हम देखते हैं कि दुनिया में गाड़ियों की पैदावार बढ़ रही है, आबादी में इजाफे से ट्रैफ़िक की मुश्किलात बढ़ रही हैं, आमदन में बेहतरी से लोगों के लिए गाड़ियाँ ख़रीदना आसान हो गया है और सामान ले जाने के लिए भारी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये वजूहात हो सकती हैं। अब यहाँ 4 बातें थीं, तो मैंने इसी तरह से लिखा है कि 4 पॉइंट्स में मैंने आपके लिए जवाब लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं इन्हीं चारों बातों को। दूसरा जवाब कि सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पड़ते हैं। और तीसरी बात क्या हो सकती है कि सड़कों के दोनों तरफ कारोबार की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। तीसरे सवाल का जवाब हम देख लेते हैं। लोगों ने पुराने ज़राए-आमदोरफ़्त को छोड़ दिया है। लोग पुरानी तर्ज की सवारियों पर सफ़र करना अच्छा नहीं समझते। कार पे सफ़र करना माली हैसियत की अलामत समझा जाता है, यानी अच्छी माली हैसियत की, और लोग देहातों से शहरों में आकर आबाद हो गए हैं या रहने लगे हैं। सवाल नंबर 4 का जवाब हम जो 4 बातें हो सकती हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं माहौल को ख़राब करता है, गाड़ियों का शोर तकलीफ़ देता है, ट्रैफिक के गर्दो गुबार से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चौथी बात हो सकती है कि गलत पार्किंग से पैदल चलने वालों को मुश्किलात होती हैं। सवाल नंबर 6 का जवाब देख सकते हैं कि शहर में आने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाए, शॉपिंग सेंटर बनाते वक्त पार्किंग की जगह रखी जाए, बसों और भारी गाड़ियों के अड्डे शहरों से बाहर बनाए जाएं और सड़कों के साथ साइकिल जो है उसके लिए भी एक लेन बनाएं। सवाल नंबर 6 का जवाब हो सकता है कि आवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपनी गाड़ियों का हर साल मुआयना करवाएं ताकि मालूम हो सके कि गाड़ी चलने के काबिल है या नहीं, अपनी गाड़ियों की पार्किंग सही करें ताकि चलने वालों को तकलीफ़ ना हो। और चौथा पॉइंट कि बसों पर सफ़र करें ताकि सड़कों पर रश जो है वो ख़त्म हो सके। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पे, जो कि आपकी राय पर मबनी है। तो यहाँ मैं ये राय रखती हूँ कि मेरे ख़्याल में जो आखिरी पैराग्राफ है इबारत का वो मस्बत है। और क्यों है? इसलिए कि ट्रैफ़िक के असूलों को अपनाकर जो हैं वो मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ मसाइल में वो थोड़ा सा इमला का शायद टाइपिंग एरर आ गया, तो इमला के ऊपर हमने बहुत तवज्जो देनी है। इमला की गलतियों से जो है जिस मुमकिन हद तक हम बच सकें, बचना ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल में स्कोर कर सकें। यूँ हम जब जवाबात अपने अल्फाज में लिखेंगे और सब पॉइंट्स पूरे करके लिखेंगे तो बाआसानी हम कॉम्प्रीहेंशन में स्कोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो पार्ट 2 आ जाता है राइटिंग। ये मज़मून का हिस्सा है। यहाँ हमें 4 जो हैं मौज़ूआत दिए गए हैं, हमने किसी एक मौजू पर मज़मून लिखना है। मुदर्जा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 300 से 400 अल्फाज पर मुश्तमिल जो है मज़मून वो हमने लिखना है। पहला है दलील, क्या शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी से बेहतर है या नहीं, अपनी राय का इजहार कीजिए। फिर बहस है, टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया है, बहस कीजिए। तफसील, अपने शहर में किसी मेले का आंखों देखा हाल बयान कीजिए। और पांचवा है कि बयान का मज़मून है चौथा बयान का मौजू है कि स्कूल से निकलते ही मैंने गेट के पास एक खातून को 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठे हुए देखा तो मुझसे रहा ना गया और उनके पास जाकर मैंने उन्हें सलाम किया और फिर उनका अहवाल पूछा। डॉट्स हैं, कहानी मुकम्मल कीजिए। नीचे हम नोट एक देख लेते हैं कि हिस्सा 2 के सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब पर्चे के सफ़ात नंबर जो हैं वो 7, 8, 9 पर लिखिए, यानी एक मज़मून हमने लिखना है। हम इन चारों मज़ामीन जो हैं ये कैसे हम कर सकते हैं, इनका एक खाका सा एक वेब सा जो है वो हम देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने इनकी पैराग्राफिंग कैसे करनी है, हम इन मज़ामीन में क्या कंटेंट लिख सकते हैं, क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। ये वो पेजेस हैं जिन पर हम अपना मज़मून लिखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला मौजू था हमारे पास शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी से बेहतर है या नहीं, दलील का मज़मून है। और आपको पता है कि दलील का मज़मून जब हम लिखते हैं तो हम या तो मौजू के हक़ में होते हैं या मौजू की मुखालफत में होते हैं, और अगर हम हक़ में हैं तो भी हम अपना पॉइंट देते हैं कि हम क्यों हक़ में हैं, फिर उसकी मिसालें देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। PEE टेक्निक से मज़मून हल करते हैं। पहला पैराग्राफ हमेशा हमारा मौजू का तारुफ होता है, तमहीद होती है, आगाज़ होता है, ठीक है। और आखिरी पैराग्राफ हमेशा हमारा कंक्लूजन का होता है, जबकि हम अगर 5 पैराग्राफ में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 पैराग्राफ का वेब बना हुआ है,
तो हम 5 पैराग्राफ में अगर मज़मून लिख रहे हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो मज़मून का मतन के पैराग्राफ्स हैं, यानी जो मेन बॉडी है वो हमने उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ तारुफ़ कैसे करा सकते हैं कि माशरे का क़याम और आबादी के माशरे जो हैं वो शहरों और देहातों से जो हैं वो कायम हैं, और बहुत से ममालिक में आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों या देहातों में आबाद होता है। इस तरह से हम एक तारुफ़ दे देंगे मौजू का। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है वहाँ हमारा वो पॉइंट आ जाएगा। अगर हम ऐसा समझते हैं कि शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी से बेहतर है, तो वो पॉइंट आएगा, उसी की हम मिसाल देंगे और फिर वजाहत कर देंगे। तीसरे पैराग्राफ में भी पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों समझते हैं। कम से कम 3 नकात हमने ज़रूर देने हैं कि हम ऐसा क्यों समझते हैं, मिसाल उसी की और उसकी एक्सप्लेनेशन। चौथा पैराग्राफ, उसमें तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा, इसी तरह उसकी मिसाल और उसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर हम समझते हैं कि शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी से बेहतर नहीं है, ठीक है, तो भी इसी तरह हम 3 पॉइंट्स देंगे, उनकी मिसालें, और उनको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। 5वां पैराग्राफ जो है वो दलाइल का एक हतमी नतीजा या राय जो है वो अख़ज़ की जाती है, और हम बताते हैं कि ये जो हमने ऊपर दलाइल दिए हैं इनको मिसालों से मतलब वाज़े कर दिया है और साबित कर दिया है कि शहरी ज़िंदगी देहाती ज़िंदगी से बेहतर है, या जो है वो देहाती ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी से बेहतर है। जिस भी राय के बारे में आप जो है वो दलाइल दे रहे हैं, वो हमारा हतमी नतीजा निकल आएगा। नीचे आप एक नोट देख रहे हैं कि हर पैराग्राफ में मुहावरा, ज़ुबान, तशबीहात और मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि हमारे पास जो है ज़ुबान के नंबर कितने अहम होते हैं इसमें। ये अगर हमारा 25 नंबर का सवाल है, जैसे कि मज़मून हमने लिखना है, तो 5 नंबर हमें जो है उसके ढांचे के मिलेंगे, और 10 नंबर हमारे मवाद के हैं, और 10 नंबर ज़ुबान के हैं। तो 10 नंबर बहुत अहम है। अब हम ज़ुबान को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं कि आप कोशिश करें हर पैराग्राफ में 1 से 2 मुहावरात का इस्तेमाल कर लें, अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लगा लें, ठीक है, और इसम सिर्फ जिसे कहते हैं तशबीहात जहाँ इस्तेमाल कर सकें वो करें, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है ना वो फ्रेज़ करें, जिनको हम मुरक्कब जुमले भी कहते हैं। ब्रैकेट में कुछ अल्फाज हैं जो हमें मदद दे सकते हैं, अलबत्ता, चूँकि, लिहाजा, ताहम, मज़ीद बरां, चुनाचे, अमूमन, इसके बावजूद, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम मुरक्कब जुमले जो हैं वो तश्कील दे सकते हैं। आगे देखते हैं तो बहस का मौजू, उसका खाका हमारे सामने है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया है। अब बहस का जो मज़मून है उसमें मस्बत और मनफी दोनों रुख जो हैं वो देखे जाते हैं, दोनों एंगल से हम टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ तो मौजू का हम तारुफ़ कराएंगे, और तारुफ़ में हम क्या चीज़ें बता सकते हैं, टेक्नोलॉजी की इक़साम, इसका इस्तेमाल ज़िंदगी में किस कदर जो है वो आम है, इस तरह से हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर इस मज़मून को हम अगर 4 पैराग्राफ में लिख लेंगे तो हम उसको बड़े आराम से जो है ना वो तख्लीक कर सकते हैं। 5 पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो हमारे मतन के पैराग्राफ हैं उसमें एक उसका फ़ायदा और एक नुकसान, एक मस्बत और एक मनफ़ी, मस्बत मनफ़ी, इस तरह भी आप बता सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ पूरा मस्बत जो है उसके हवाले से हो जाए और पहलुओं के हवाले से, और दूसरा पैराग्राफ जो है उसके बाद मुकम्मल तौर पे मनफ़ी पहलुओं को एक्सप्लेन कर दे, तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो यहाँ इस वेब में, इस खाके में हमारे पास 4 पैराग्राफ हैं। दूसरे पैराग्राफ में हम फ़वाइद बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने अगर इंसानी ज़िंदगी को बदल दिया है तो क्या फ़ायदा उसका किस तरह से है। तो ब्रैकेट में आप देख लें, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ हैं, हमें मदद मिल सकती है कि हैरानकुन इजादात हुई हैं, आसानी का बायस बनी है, सहूलियात बढ़ गई हैं, तेज़ रफ्तार तरक्की जो है मुमकिन हुई है, कारकर्दगी बेहतर हुई है, उसमें इजाफ़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। और ये मिसालें और इनके हक़ाइक़ जो हैं ये सामने है। पैराग्राफ का आगाज़ जो है वो इस तरह के किसी जुमले से किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के बहुत से मस्बत पहलू और फ़वाइद हैं। अब आगे वो क्या हैं, ऊपर हमने देखा है कि वो इस तरह के फ़वाइद हो सकते हैं। फिर आपके सामने स्क्रीन पे वो अल्फाज हैं जो हमें मुरक्कब जुमले तख्लीक करने में मदद देंगे। तीसरा पैराग्राफ जो है वो इसके नुकसानात हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़िंदगी को अगर तब्दील किया तो उसमें नुकसान किस तरह किया उसका। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मिसालें हैं ब्रैकेट में कि माशरे में बिगाड़, अखलाकी गिरावट, इंसानी सेहत पर असरात, तन्हाई वगैरह वगैरह, ये मिसालें, इनके हक़ाइक़ वगैरह सब आ जाते हैं। और पैराग्राफ का आगाज़ जो है वो एक मैं आपको दे देती हूँ आइडिया कि इस तरह किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के कई नुकसानात और मनफी हवाले भी हैं।
क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, हम फ़वाइद भी देख रहे थे, हम उसके नुकसानात भी देख रहे थे। जो चौथा पैराग्राफ हमारा है, हमारी राय पर मबनी है, कंक्लूजन हम दे रहे हैं, तो उसमें हम अब तजवीज़ क्या करेंगे कि मस्बत और मनफी पहलू, फ़ायदे नुकसानात दोनों हमारे सामने हैं। अब ये हम पर मुनहसर है और ज़रूरत इस अमर की है कि माशरा जो है इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद उठाकर ज़िंदगी को बेहतर कर सके और इसके मनफी जो पहलू हैं उनसे हर मुमकिन हद तक बचने की कोशिश की जाए, ताकि नुकसानात जो हैं वो कम से कम ज़िंदगी पर असरात छोड़ें। और जो है हमने कंक्लूजन में कुछ ब्रैकेट में पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का मुफीद और मुतवाज़न इस्तेमाल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिए, और सेहत के लिए मौजू माशरत से हम आहंग। फिर वही बात कि जो 10 नंबर ज़ुबान के हैं वो वही चीज़ें हैं कि आपने ज़ुबान के लिए कोशिश करनी है, अच्छे मुहावरात हो जाएँ, एडजेक्टिव्स लग जाएँ, सिमिलीज़ लग जाएँ और मुरक्कब जुमले तरतीब दिए जा सकें। आगे चलते हैं। तफसील के मज़मून का खाका है कि अपने शहर में किसी मेले का आंखों देखा हाल बयान कीजिए। सबसे पहला पैराग्राफ, इसको भी हम 5 पैराग्राफ में देख रहे हैं। मौजू का तारुफ़ करा देंगे कि मेलों की जो एक रवायत है, मेले ठेले किस लिए होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, अब मतन हमारा स्टार्ट हो गया जो कि दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ पर मबनी है। तो दूसरे पैराग्राफ में हम वो दिन, वक्त, मेले में जाने की तैयारी, रवानगी और कौन कौन साथ था, ये सब चीज़ें उस दूसरे पैराग्राफ में आ जाएंगी। ये सारा मज़मून जो है ना माजी में लिखा जाएगा पहले पैराग्राफ के अलावा। फिर उसके बाद हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे कि मेले का मंजर, अब हम वहाँ बताएंगे, जुज़ियात निगारी करेंगे, दुकानों की तफसील बताएंगे, अहवाल बताएंगे, सब छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ हमें ज़ुबान के जोहर दिखाने के बहुत नंबर मिल सकते हैं अगर हम अच्छे अच्छे जो हैं वो मुहावरात इस्तेमाल कर लें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना लें। चौथा पैराग्राफ जो है उसमें फिर हम ख़रीदारी का अहवाल बताएंगे, अशिया के दाम, मयार, खाने पीने के स्टॉल, और फिर हम जो है वो मेले से अपनी वापसी का सारा जिक्र भी इसी पैराग्राफ में कर देंगे। अब आ जाता है 5वां पैराग्राफ। ये फिर अपनी राय का है, कंक्लूजन का है, अपने जज्बात और एहसासात कि इस तरह के मेले जो हैं वो कैसा असर डालते हैं, और या इन मेलों के लिए कोई तजवीज़ हो सकती है कि इनको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस हवाले से क्या किया जा सकता है, और ये सब कुछ आ जाएगा। तो हमारा जो है ना पहला और 5वां पैराग्राफ आपने देखा कि वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मतन के पैराग्राफ जो हैं वो पास्ट टेंस में होने चाहिए, क्योंकि ये मेला हमने देख लिया था, उसका अहवाल हम सुना रहे हैं, तो वो माजी में हो चुका था। और फिर वही वाली नीचे हदायत हैं कि हर जो है ना उसके लिए कोशिश करें कि ज़ुबान बेहतर से बेहतर हो, ताकि हम ज़ुबान के 10 नंबर ले सकें। आगे बढ़ते हैं तो बयान का मज़मून आ जाता है कि स्कूल से निकलते ही मैंने गेट के पास एक ख़ातून को 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठे हुए देखा, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने उन्हें जाकर सलाम किया और फिर उनका अहवाल पूछा। कहानी मुकम्मल कीजिए। कहानी मुकम्मल कीजिए तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि ये भी पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। अब इसकी पैराग्राफिंग भी हम देख रहे हैं कि 5 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ है, उसमें बयान से, यानी ये जो बयान ऊपर टॉपिक दिया गया एक गिवन स्टेटमेंट है, इसी से हम अपने मज़मून का आगाज़ करेंगे और जज्बात बता देंगे। वो कैसे हो सकते हैं कि जैसे स्कूल से निकलते ही, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, स्कूल से निकलते ही मैंने गेट के पास एक ख़ातून को 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठे हुए देखा, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने जाकर उन्हें सलाम किया और फिर उनका अहवाल पूछा। और मेरा पूछना ही था कि ख़ातून जो है वो फूट फूट कर रोने लगी, बच्चे सहम कर उससे लिपट गए। मैं इस सूरत हाल के लिए कतन तैयार ना थी या ना था, इसलिए सटपटा गया। तो पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। हमने मुहावरा भी इस्तेमाल कर दिया, हमने गिवन स्टेटमेंट से अपना मज़मून जो है उसका आगाज़ भी कर दिया और जज्बात भी अपने बता दिए कि मैं ख़ातून और बच्चों के ये जज्बात थे और मेरे ये जज्बात थे कि मैं सटपटा गई। ये हो गया हमारा तारुफ़ का पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है वहाँ हम बताएंगे अब ख़ातून और बच्चों का हुलिया, उनके तासुरात, उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि अब हम उनका जायज़ा ले रहे थे। तो हमने ये देखा कि ख़ातून जो है उसके पाँव में चप्पल नहीं थी, या बच्चों की इस तरह की हालत थी, ऐसा लिबास था, या भूखे नज़र आ रहे थे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा पैराग्राफ ख़ातून की आप बीती की तफसील, एहसासात के, फिर ख़ातून ने क्या बताया कि वो वहाँ क्यों बैठी हुई थी, उसे क्या परेशानी दरपेश थी, किस सूरत हाल से उसको वास्ता पड़ा था, या कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है। जो चौथा जो पैराग्राफ है वो सूरत हाल का हल, कि अगर हम वहाँ गए हैं और हमने उसकी सारी आप बीती सुनी है, हमने फिर उसकी जो परेशानी थी या जो मुश्किल थी उसको हल करने के लिए कोई अगर इक़दाम हमने किया, हमने कोई उसकी मदद की, या कोई भी जो है किसी को बुलाया उसकी मदद के लिए, वो सूरत हाल जो है सारी वो हम उसका हल आ जाएगा। अब यहाँ हमारा मज़मून मुकम्मल हो जाता है। फिर जो 5वां पैराग्राफ है, चूँकि ये कहानी
स्टोरी ऐसे होता है बयान का, तो वहाँ स्टोरी में से हमेशा एक मॉरल लेसन सामने आता है। तो 5वां पैराग्राफ है, उसमें से कोई ना कोई हम जो कहानी हमने ऊपर बयान की उसका कोई इखलाकी सबक जो है वो उसमें होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई सबक होना चाहिए। एंड पे वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम अपनी ज़ुबान को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी में भी जो है ना बयान के मज़मून में, इसमें हमें ज़ुबान के जोहर दिखाने के बहुत मौके मिल सकते हैं अगर हम अच्छे तरीके से उस पर काम कर लें। तो ये पेज नंबर 10 हमारे सामने ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेजेस भी हम ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी जो लाइन्ड पेजेस हैं वो कम पड़ जाते हैं तो हम ब्लैंक पेजेस को भी सफ़ा नंबर 11 भी ऐसे 12 भी ऐसे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से एक सॉल्व पास पेपर देखने के बाद काफ़ी हद तक हमें वाज़े हो गया होगा कि हम किस तरह से P1 जो है वो करेंगे, क्योंकि P1 को हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अनसीन पेपर है, लेकिन अगर हमें सारा पैटर्न आता है और हम अच्छी ज़ुबान में ये दोनों सवालात हल करते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं।